हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स क्लास। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का डिफरेंस। तो दोस्तों, कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है? इट इंक्लूड्स ओनली द लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या इंक्लूड होता है दोस्तों? लॉन्ग टर्म सोर्सेज होता है। जबकि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में क्या होता है? इट इंक्लूड्स बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स। इसमें दोनों होता है, बोथ क्या क्या होता है? लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। ठीक है, किसमें? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में। अब देखते हैं बैलेंस शीट। तो कैपिटल स्ट्रक्चर कहाँ पे शो किया जाता है? अंडर द हेड शेयर होल्डर्स फंड एंड नॉन करेंट लाइबिलिटीज। नॉन करेंट लाइबिलिटीज में क्या शो किया जाता है दोस्तों? बैलेंस शीट नॉन करेंट लाइबिलिटीज में शो किया जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कहाँ पे शो किया जाता है? इट मीन्स द एंटायर लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ये कहाँ पे होता है? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। ठीक है, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में होता है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। और कैपिटल स्ट्रक्चर कहाँ पे होता है? नॉन करेंट लाइबिलिटीज में होता है शेयर होल्डर्स ऑफ फंड। अंडर द हेड ऑफ शेयर होल्डर्स फंड का जो हेड होता है उसमें नॉन करेंट लाइबिलिटीज में होता है कैपिटल स्ट्रक्चर। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसमें क्या इंक्लूड होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या क्या इंक्लूड होता है? इक्विटी कैपिटल होता है, प्रेफरेंस कैपिटल होता है, रिटेन्ड अर्निंग्स होता है, डिबेंचर्स होता है और लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है। अब देखते हैं दोस्तों फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में क्या क्या इंक्लूड्स होता है? इक्विटी कैपिटल होता है, प्रेफरेंस कैपिटल होता है, रिटेन्ड अर्निंग्स होता है, डिबेंचर्स होता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग अकाउंट होता है, पेबल शॉर्ट टर्म बोरोइंग ईटीसी, ये सब होता है। ठीक है, अब देखते हैं वैल्यूएशन। वैल्यूएशन क्या होता है दोस्तों? कैपिटल स्ट्रक्चर का वैल्यूएशन होता है इट इज़ वन ऑफ द मेजर डिटर्मिनेशन ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ द फर्म। ये क्या है? एक मेजर डिटर्मिनेशन है वैल्यूएशन ऑफ द फर्म का। और जबकि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इंक्लूड्स कैपिटल स्ट्रक्चर। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होता है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में कैपिटल स्ट्रक्चर्स इंक्लूड किया जाता है। जबकि कैपिटल स्ट्रक्चर एक सेक्शन है किसका? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का। अब देखते हैं जनरल अजम्पशंस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। दोस्तों, ये एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको आप अच्छे से समझिएगा। तो सबसे पहले क्या है? जनरल अजम्पशंस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का जनरल अजम्पशंस क्या क्या है? देयर आर ओनली टू सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, डेट एंड इक्विटी। इसका बस दो सोर्सेज है दोस्तों फाइनेंस का। क्या क्या है? डेट और इक्विटी है। अब देखते हैं बी, देयर आर नो कॉर्पोरेट टैक्सेस। इसमें कॉर्पोरेट टैक्स इंक्लूड नहीं होता। नो फ्लोटेशन कॉस्ट, इसमें फ्लोटेशन कॉस्ट भी नहीं होता। और नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इसमें ना ही कॉर्पोरेट टैक्स होता है, ना फ्लोटेशन कॉस्ट होता है, ना ही ट्रांजैक्शन कॉस्ट। किसमें? कैपिटल स्ट्रक्चर का थ्योरीज में। अब सी क्या है? द कॉस्ट डेट इज लेस देन द कॉस्ट इक्विटी। कॉस्ट डेट हमेशा क्या होता है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कॉस्ट डेट हमेशा लेस कम होता है। किससे? कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। कॉस्ट डेट हमेशा कम होता है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। अब देखते हैं नो रिटेन अर्निंग्स दैट 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो। इसमें कोई रिटेन अर्निंग्स नहीं होता, ये 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो होता है। अब नेक्स्ट क्या है? वैल्यू ऑफ द फर्म कैन बी कैलकुलेटेड बाय कैपिटलाइजिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स विद रेस्पेक्ट टू KO। वैल्यू ऑफ द फर्म जो कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों, वो क्या है? कैपिटलाइजिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में कैलकुलेट कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू, इसको डिनोट क्या से किया जाता है? KO से डिनोट किया जाता है। द लाइफ ऑफ द फर्म इन्फिनाइट। इसका लाइफ क्या होता है? इन्फिनाइट है। किसका? कैपिटल स्ट्रक्चर का। ठीक है, जनरल कैपिटल स्ट्रक्चर का। अब देखते हैं नेट इनकम एवरोज, नेट इनकम अप्रोच, जो कि कौन दिया है? नेट इनकम अप्रोच डूरन दिया है। इसमें क्या क्या है? इसका एजम्पशंस है कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज रेलिवेंट टू द वैल्यूएशन ऑफ द फर्म। कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या डिसीजन है? इज रेलिवेंट टू द वैल्यूएशन ऑफ द फर्म। और सेकंड क्या है? ए चेंज कैपिटल स्ट्रक्चर लीड्स टू ए कोरेस्पॉन्डिंग चेंज इन द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज वेल एज द टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म। इसमें क्या चेंज हो सकता है दोस्तों? कैपिटल स्ट्रक्चर जो लीड्स करता है ओवरऑल कॉस्ट, इसका क्या होता है? कैपिटल एज वेल एज टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म चेंज होता है। अब देखते हैं कॉस्ट ऑफ डेट एंड द कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल रिमेन कांस्टेंट। कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होता है? इसमें कांस्टेंट होता है। और एट एवरी लेवल ऑफ डेट इक्विटी मिक्स, इसका डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ, ये कौन सा डायग्राम है दोस्तों? NI अप्रोच, जो कि है नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच का सपोज दैट एक्स का वैल्यू 0.2, 0.5, 0.7 लिए हैं ये सब। ठीक है, फिर ऊपर क्या है? 5, 10, 5 का गैप है।
और इसमें क्या है, कॉस्ट ऑफ डेट है, केडी से जो डिनोट की है कॉस्ट ऑफ डेट, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी जिसको केई से डिनोट किया गया है। और कॉस्ट ऑफ टोटल इक्विटी क्या होता है, केडब्ल्यू से जो डिनोट करते हैं वो क्या होता है, कॉस्ट ऑफ टोटल इक्विटी। तो जब कांस्टेंट, इसमें क्या होता है, एनआई अप्रोच में दोनों कांस्टेंट होता है। क्या कांस्टेंट होता है, कॉस्ट ऑफ डेट भी कांस्टेंट होता है। कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी, क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और इसका जो टोटल कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या हो जाता है, धीरे धीरे ये इंक्रीज होते जाता है। अब देखते हैं नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच दोस्तों। तो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच भी कौन दिया है, दुरंत दिया है। नेट इनकम अप्रोच और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच दोनों कौन दिया है, दुरंत। ये इसका कैपिटल एजम्पशन, इसका एजम्पशंस क्या क्या होता है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच का, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज इरेलीवेंट। नेट इनकम अप्रोच रेलिवेंट होता है, जबकि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में क्या होता है, इरेलीवेंट होता है। इसका बी क्या है, मार्केट वैल्यू ऑल अफेक्टेड बाय द कैपिटल स्ट्रक्चर चेंजेस। इसमें मार्केट वैल्यू क्या होता है, चेंजेस होते रहता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो कि केडब्ल्यू से डिनोट किया जाता है, एंड केडी रिमेन अनचेंज्ड। कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कॉस्ट ऑफ डेट क्या है, ये चेंज होते रहता है। इसका डायग्राम क्या है, डिग्री एनआई अप्रोच का डायग्राम है दोस्तों। नेट इनकम अप्रोच है। एनओआई अप्रोच का क्या है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच का, इसमें नीचे है डिग्री ऑफ लीवरेज, ऊपर है उसका परसेंट। तो इसमें क्या है, कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता है 5% और जो 10% लिया हुआ है, ये दोनों कांस्टेंट रहेगा। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी इसमें क्या हो जाता है, इंक्रीज होते जाता है। ठीक है, जैसे जैसे इसका वैल्यू बढ़ेगा वो इंक्रीज हो जाएगा। जबकि एनआई अप्रोच में क्या था, एनआई अप्रोच में था कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कांस्टेंट था, और इसमें टोटल कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। टोटल कॉस्ट ऑफ ये इंक्रीज हो रहा था, ठीक है, सॉरी ये डिक्रीज हो रहा था, ये डिक्रीज हो जाता था। और इसमें क्या है, कॉस्ट ऑफ डेट और टोटल कॉस्ट ऑफ इक्विटी ये दोनों कांस्टेंट है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज हो रहा है। अब देखते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या है, तो ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या है, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ डेट है दोस्तों, जो कि कॉस्ट ऑफ डेट सबसे पहले तो कांस्टेंट रहता है, उसके बाद धीरे धीरे ये इंक्रीज हो जाता है कॉस्ट ऑफ डेट। और उसके बाद देखते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, पहले डिक्रीज होते जाता है धीरे धीरे, मतलब जो पहले बढ़ा हुआ रहता है फिर डिक्रीज होता है, और डिक्रीज से फिर धीरे धीरे इंक्रीज होता है। और इसका जो लोवेस्ट पॉइंट होता है, इसमें ये क्या है, लोवेस्ट पॉइंट है। इसके बाद क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी पहले कांस्टेंट होता है फिर इंक्रीज होते जाता है। तो इसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेट पहले कांस्टेंट होता है फिर इंक्रीज होता है, और टोटल कॉस्ट ऑफ इक्विटी पहले डिक्रीज होता है फिर इंक्रीज हो जाता है। जब दोनों कांस्टेंट होता है, कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज होता है, और जब ये दोनों इंक्रीज होता है तो ये दोनों भी इंक्रीज हो जाता है। ये कौन सा अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच। अब देखते हैं मोदी गिलानी मिलर अप्रोच। तो मोदी गिलानी मिलर अप्रोच क्या होता है, फाइनेंसिंग डिसीजन ऑफ ए डज नॉट अफेक्ट द कैपिटल वैल्यू ऑफ द फर्म। मोदी गिलानी अप्रोच में कोई अफेक्ट नहीं होता है दोस्तों कैपिटल स्ट्रक्चर में। अब देखते हैं इसका एजम्पशंस क्या क्या है। देयर इज ए परफेक्ट कैपिटल मार्केट, ये एक परफेक्ट कैपिटल मार्केट है। देयर आर नो रिटेन अर्निंग्स, इसमें कोई रिटेन अर्निंग्स नहीं होता, किसमें, मोदी गिलानी मिलर अप्रोच में। देयर आर नो कॉर्पोरेट टैक्स, इसमें कोई कॉर्पोरेट टैक्स नहीं होता। द डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 100%, इसमें डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होता है, 100% होता है। अब देखते हैं कैपिटलाइजेशन के बारे में। कैपिटलाइजेशन 3 टाइप का है, क्या क्या, ओवर कैपिटलाइजेशन, अंडर कैपिटलाइजेशन और वाटर कैपिटलाइजेशन। तो ओवर कैपिटलाइजेशन क्या होता है दोस्तों, जब एक्सेस ऑफ कैपिटल जब ज़्यादा हो तो ओवर कैपिटलाइजेशन। लोअर देन कैपिटल, जब कैपिटल कम हो तो अंडर कैपिटलाइजेशन। और वाटर कैपिटलाइजेशन क्या होता है, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट्स द कंपनी इज लेस देन इट्स बुक वैल्यू, जब कंपनी का वैल्यू कम हो और इसका बुक वैल्यू ज़्यादा हो तो ऐसे केस में क्या होता है, वाटर कैपिटलाइजेशन। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है इस चैप्टर का।
क्या है, स्टेटमेंट्स आर इंक्लूडेड अंडर फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है दोस्तों? एज फर्स्ट है एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी रेज्ड। जो अमाउंट होता है वो हमेशा किसमें क्या होता है, रेज होता है। सेकेंड है फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज टू मैनेज द फाइनेंशियल प्लान। थर्ड है डिटरमाइनिंग द फॉर्म एंड प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज। सेकंड क्या है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इंक्लूड्स। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में क्या क्या इंक्लूड्स होता है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सोर्सेस ऑफ फंड्स होता है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, जबकि कैपिटल स्ट्रक्चर बस लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फंड्स इंक्लूड्स होता है कैपिटल स्ट्रक्चर में। फिर देखते हैं फाइनेंशियल स्ट्रक्चर मीन्स, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या होता है, इंटायर लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स कहाँ पे दिखाया जाता है, बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में, ठीक है। लेकिन कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स ओनली द लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी होता है ये। और ये क्या है, जनरल अजम्पशंस कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज स्टेट द कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट जो होता है दोस्तों वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी से हमेशा क्या होता है, कम होता है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज लेस देन कॉस्ट ऑफ डेट, मतलब हमेशा कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होता है, ज़्यादा होता है कॉस्ट ऑफ डेट से। अब देखते हैं एनआई अप्रोच जो कि नेट इनकम अप्रोच होता है। तो एनआई अप्रोच कौन दिया था, दुरन दिया था। और इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच द कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज रेलिवेंट टू द वैल्यूएशन ऑफ द फर्म। थर्ड क्या है, इन अदर वर्ड्स ए चेंज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर लीड्स टू ए कोरेस्पॉन्डिंग चेंज इन द ओवरऑल कॉस्ट। इसमें जो ओवरऑल कॉस्ट होता है दोस्तों एनआई अप्रोच में वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है। इसमें क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जबकि टोटल कॉस्ट होता है वो क्या हो जाता है, लेस होता है। अब देखते हैं जनरल अजम्पशंस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर लीड्स टू कोरेस्पॉन्डिंग चेंज इन द ओवरऑल कॉस्ट में उसका चेंजेस हो जाता है। अब देखते हैं जनरल अजम्पशंस कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज क्या क्या है। देयर आर ओनली टू सोर्सेस, क्या क्या सोर्स होता है कैपिटल स्ट्रक्चर का अजम्पशंस में, डेट और इक्विटी। और इसमें कोई कॉर्पोरेट टैक्स नहीं होता, न ही ट्रांजेक्शन कॉस्ट होता है। और इसमें क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमेशा ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट होता है, कॉस्ट ऑफ डेट से हमेशा ज़्यादा होता है। और नो रिटेन अर्निंग्स, इसमें कोई रिटेन अर्निंग्स नहीं होता। 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो होता है। ईबीआईटी ऑफ द फर्म रिमेंस कांस्टेंट, इसमें क्या होता है, ईबीआईटी जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। और वैल्यू ऑफ द फर्म कैन बी कैलकुलेटेड बाय कैपिटलाइजिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स विद रेस्पेक्ट टू केओ। द लाइफ ऑफ द फर्म, इसका लाइफ क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। कैपिटल बजटिंग डील्स विद द डिसीजन ऑफ द लॉन्ग टर्म। कैपिटल बजटिंग कैसा ये है, इंक्लूड्स इसमें क्या होता है, लॉन्ग टर्म। रेलिवेंट इन द केस ऑफ कैपिटल बजटिंग, कैपिटल बजटिंग में क्या क्या इंक्लूड्स होता है, ये कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है कैपिटल बजटिंग को, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न और केस फॉलो ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।